हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय उद्यानों की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, उनका संरक्षण कौन करता है। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1972 में एक अधिनियम पारित किया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके तहत जो जीव विलुप्त हो चुके हैं या जिनकी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनके संरक्षण के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त की गई। इसके तहत सबसे पहले जो संरक्षण दिया गया था वो बाघों को दिया गया था, और भारत सरकार ने सन 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम को पारित किया था। पहला बाघ संरक्षण अधिनियम की बात कर रही है, पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया गया था, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से बाघ संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था 1974 में किया गया था, और 74 में ही पहली बार बाघ संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, और इसी के तहत 1974 में सबसे पहले कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण केंद्र घोषित किया गया था। चलिए कान्हा-किसली के बारे में कुछ बातें हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की। इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मंडला बालाघाट दोनों जिलों की सीमा लगती है इसके अंतर्गत। बेसिकली मंडला पूछा जाता है ऑप्शन में, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो मंडला में। अब बात करें इसे अभ्यारण्य कब बनाया गया था, तो 1933 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, और 1974 पहली बार मध्य प्रदेश में जैसे ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू होता है, उसके तुरंत बाद ही बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत 1974 में पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था कान्हा-किसली को। यह राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करें अविवाहित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने से इसका क्षेत्रफल कम हो गया था। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें, उन्हें भी पढ़ते हैं। जैसे एक योजना है पार्क इंटरप्रिवेशन योजना, जो कि अमेरिका के सहयोग से कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में संचालित है। प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट कि पार्क इंटरप्रिवेशन योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में संचालित है, तो वह कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में संचालित है। इसकी फिजिकली या ज्योग्राफिकली बात की जाए तो यह हाली बंजर घाटियों में बसा हुआ है। एक प्रश्न और आता है इसी तरह से कि 32 पहाड़ियाँ के बीच स्थित कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो वो है बांधवगढ़। लेकिन हाली एवं बंजर घाटियों में बसा हुआ पूछे तो कान्हा-किसली। अब प्रश्न बनता है बैगा जनजाति की महिलाएं किस राष्ट्रीय उद्यान में टूर गाइड का कार्य करती हैं। मतलब जो सैलानी आते हैं उन्हें वहाँ से उनके वन्य जीवों इनसे परिचित कराना, वनों से, पौधों से, पेड़ पौधों से। तो वहाँ की जो बैगा जनजाति की महिलाएं, ये स्पेशली पॉइंट है कान्हा-किसली के लिए, वो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि किस जनजाति की महिलाएं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में टूर गाइड का कार्य करती हैं, तो वो है बैगा जनजाति। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। इस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी भी मौजूद है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ने के लिए जंगल गलियारा योजना, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से बाघों की संख्या बहुत अधिक है। तो इसके लिए इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों को आपस में जोड़ने के लिए जंगल गलियारा योजना चलाई जा रही है, जिससे बाघों को रहने में आसानी हो, उनके क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाएं। इसके लिए प्रश्न अगर बने कि किन राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने के लिए जंगल गलियारा योजना चलाई जा रही है, तो कान्हा-किसली और बांधवगढ़, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब बात करते हैं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी जनजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है बारहसिंगा। इसे कान्हा का गहना, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसमें
प्रश्न पूछेगा कि कान्हा का गहना किस जानवर को क्या कहा जाता है, तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, इसे कान्हा का गहना भी कहा जाता है। इसी उद्यान में जंगल सराय योजना भी संचालित है। तो इसमें कितनी योजनाएं हो गई? जंगल गलियारा योजना, जंगल सराय योजना और पार्क इंटरप्रिवेशन योजना। तो ये तीनों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हैं। अब इसमें आएगा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो अपना शुभंकर लॉन्च किया है, यानी कि अपना जो लोगो है वो लॉन्च किया है कान्हा ने, भूर सिंह द बारहसिंगा। इसका डिजाइन किसने किया था? तो रोहन चक्रवर्ती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से। ऐसे सारे के सारे पॉइंट जो मैंने लिए हैं वो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए सभी पॉइंट को आप नोट कर लें। या इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, भूर सिंह द बारहसिंगा जो कि कान्हा का शुभंकर है, लोगो है, इसका डिजाइन किसने दिया था? तो रोहन चक्रवर्ती। ये भी नाम याद रखिएगा। इसी राष्ट्रीय उद्यान में गुरुसेवक प्ले स्कूल भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? तो यह है उमरिया में। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? तो 1968 में बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 1993-94 में 1993 और 1994 इसमें इसे बाघ संरक्षण केंद्र के लिए घोषित किया गया था, यानी टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1993-94 में। यही डेट एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। चलिए इसके बारे में कुछ और भी बातें उन्हें भी जान लेते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, मतलब बाघों की संख्या सबसे अधिक होने के कारण, क्षेत्रफल कम होने के कारण जो बाघ घनत्व है वो सर्वाधिक है। अब पॉइंट आता है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ। यह राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कई बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा सफ़ेद शेरों को लेके, लेकिन मैं साफ साफ कर दूं, आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूं। सफ़ेद शेर की बात की जाए तो बांधवगढ़। सफ़ेद बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो वे पाए जाते हैं वन विहार में, भोपाल में। अगर बात की जाए सफ़ेद शेरों की भूमि की बात की जाए तो गोविंदगढ़ रीवा में। तो ये तीनों पॉइंट है, इनको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। अब बात करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से चरणगंगा नदी निकलती है, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चरणगंगा नदी है जो कि इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से प्रवाहित होती है। ये पूछा गया, पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया था, चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से प्रवाहित होती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास योजना संचालित है, गौर पुनर्वास योजना। प्रश्न पूछा जाए गौर पुनर्वास योजना किससे संबंधित है? तो यह है हाथियों के पुनर्वास से संबंधित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच एक कबीर चौरा नामक स्थान है जो कि पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये प्रश्न पूछ सकता है कबीर चौरा नामक स्थान किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो है बांधवगढ़ में। प्रश्न पूछा गया था 2016 में ही, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित उमरिया के किले में किस भगवान की मूर्ति है? ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, लेटी हुई शेषशाही मूर्ति, जो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र लेटी हुई शेषशाही की मूर्ति है भगवान विष्णु की। इस राष्ट्रीय उद्यान में इसी मूर्ति के पास शेषशाही तालाब है, तो दोनों याद रखिएगा, भगवान विष्णु की लेटी हुई शेषशाही मूर्ति और शेषशाही तालाब। इसी राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख भी स्थित हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि सभी मैंने लिए गए हैं, तो विशेष रूप से सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लें या अच्छे से याद रखें। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों का संरक्षण भी किया जाता है।
अभी हाल ही में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश की पहली हॉट बलून सफारी शुरू की गई है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये करंट का प्रश्न भी बन जाता है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हॉट बलून सफारी शुरू की गई है, तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। तो ये थे कुछ बांधवगढ़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जिन्हें एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना की बात की जाए तो पन्ना किस ज़िले में है, तो पन्ना ज़िले में है, जिसकी कुछ सीमा छतरपुर से भी स्पर्श करती है। तो दोनों ज़िले याद रखिएगा, पन्ना एवं छतरपुर। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, तो 1981 में 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, यानी बाघ संरक्षण केंद्र में शामिल किया गया था। तो दोनों प्रश्न याद रखना है आपको, तीनों पॉइंट। किस ज़िले में है, तो पन्ना छतरपुर। राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1981 में, और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया था, 1994 में। अब पन्ना के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार दिया गया था। ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार दिया गया था, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीच से केन नदी प्रभावित होती है। याद रखिएगा, ये जो नदियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस राष्ट्रीय उद्यान से कौन कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं, तो पन्ना से केन नदी प्रभावित होती है। अब बात करें, इसमें 2 जलप्रपात हैं इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात, जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क भी है। रेप्टाइल पार्क बोलते हैं, रेप्टाइल बोलते हैं रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, रेंग कर चलने वाले हैं, उन्हें रेप्टाइल कहा जाता है। तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क भी स्थित है। अब पूछा जाए किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जंगली भैंसे पाए जाते हैं, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जंगली भैंसे पाए जाते हैं। उसके बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गिद्ध पुनर्वास केंद्र किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया है, तो गिद्धों की संख्या को कम होते देखकर भारत सरकार ने गिद्धों के पुनर्वास के लिए योजना बनाई और मध्य प्रदेश ने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को गिद्धों के पुनर्वास का केंद्र बनाया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि गिद्ध एक विलुप्त प्राय प्रजाति के तौर पर है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। आपने भी अभी रिसेंटली, मुझे तो नहीं लगता, मैंने 1-2 साल से गिद्ध कभी नहीं देखे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पर्यावरण समन्वय बोर्ड संगठन, इसकी शाखा संचालित है। इसका मुख्य केंद्र कहाँ है, तो इसका मुख्य केंद्र भोपाल में पर्यावरण समन्वय एवं संगठन बोर्ड का। इसकी शाखा जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में संचालित है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में संचालित है। केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। जो केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र है केन नदी पर, वो अभी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा सरिस्का, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत का दूसरा सरिस्का कहा जाता है। याद रखिए, राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न या भारत का दूसरा सरिस्का किसे कहा जाता है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के अंतर्गत है। अब बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें इसकी स्थिति की, ये कहाँ पर है, तो ये पचमढ़ी में है, जो कि होशंगाबाद में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, तो 1981 में। अगर बात करें इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। किस ज़िले में है, तो होशंगाबाद। राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1981। एंड प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया था, 1999। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उन्हें भी जान लेते हैं।
किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग भगवान नहीं है, कृष्ण मृग की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, वो भी इसी के मध्य स्थित है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। इसके बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो देनवा नदी। याद रखिएगा, पन्ना के बीच से कैन नदी, बांधवगढ़ के बीच से चरणगंगा नदी, और बात की जाए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीच से तो देनवा नदी प्रवाहित होती है। तो नदियाँ आपको ज़रूर याद रखना है ध्यान से, क्योंकि नदियाँ कई बार पूछी गई हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, वो भी इसी के अंतर्गत ही है। यह प्रदेश का यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रशासनिक तौर पर बस, जीप, नाव चलाने की अनुमति दी जाती है। यह जो बस, जीप एवं नाव चलाने की अनुमति है, वह तवा नदी भी है इस राष्ट्रीय उद्यान में, देनवा नदी और तवा नदी। तो वहाँ पर एक पर्यटन स्थल है मड़ई बेसिकली मड़ई के अंतर्गत ही है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो इसमें इसी स्थान पर बस, जीप एवं नाव चलाने की अनुमति आम नागरिकों को प्रशासनिक तौर पर दी गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच की बात की जाए तो यह किस जिले में है, तो यह छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले में है। एक प्रश्न पूछा गया था, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में भी विस्तृत है, तो यह मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी स्थित है, क्योंकि जो निचला वाला भाग है मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, इसमें सिवनी छिंदवाड़ा के जो निचला एरिया है महाराष्ट्र का, उसमें भी इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। अब बात करें इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, तो 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 1992-93 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा तीनों चीज़ें। अब जानते हैं पेंच के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जैसे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है। इसे कब दिया गया था? कई बार पूछा जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य जो नाम है वह है प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी। इसे कब दिया गया था, तो 2002 में दिया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से पेंच नदी निकलती है। नदियां हर राष्ट्रीय उद्यान की महत्वपूर्ण है, इन सभी को याद रखना है आपको, जिस पर तोतलाडो बांध बना हुआ है इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। इस राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भी गुजरता है, ये भी पॉइंट काफ़ी याद रखने योग्य है। किस राष्ट्रीय उद्यान से नेशनल हाईवे गुजरता है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। एक और भी नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, उससे भी नेशनल हाईवे निकलते हैं, दो नेशनल हाईवे NH3 और NH25 जो कि झांसी से शिवपुरी तक है, तो उसे भी आगे डिस्कस करेंगे। इस पर एक काला पहाड़ नामक पर्यटन स्थल है, एक पॉइंट है काला पहाड़, जो कि सैलानियों के लिए काफ़ी दर्शनीय स्थल है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। तो याद रखिएगा काला पहाड़ नामक पर्यटन स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है, तो वह पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। इसी राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक नामक जो पुस्तक थी वो लिखी है। तो कई बार पूछा जाता है रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई जंगल बुक में किस राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर लिखी गई थी, तो वह पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर लिखी गई थी। यह कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव भी मनाया जाता है। मोगली लैंड का विकसित किया था। यह एक पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 2004 से यहाँ पर मोगली उत्सव भी मनाया जाने लगा था पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ये कई बार पूछा जाता है कि मोगली उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है, तो वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसका आयोजन किया जाता है। यह राज्य का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है।
याद रखिएगा, राष्ट्रीय नेशनल पार्क नहीं, टाइगर रिजर्व। भारत मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, अगर टाइगर रिजर्व की बात करें या बाघ संरक्षण केंद्र की बात करें, तो वह है पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं अगला टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारा, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी बात की जाए, ये कहाँ पर स्थित है, ये सीधी और सिंगरौली के बीच स्थित है। इसकी सीमा दोनों जिलों से टच करती है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान की। यह अविभाजित मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। इसलिए अगर प्रश्न ये भी पूछे संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अलावा अन्य किस राज्य में है, तो वह छत्तीसगढ़ में है। ये भी याद रखिएगा। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, तो 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था और 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। किस राष्ट्रीय उद्यान को या संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो सन 2008 में। अगर इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, 81। अगर इसके स्थान की स्थिति की बात की जाए तो सीधी और सिंगरौली में इसका चित्र विस्तृत है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देखते हैं। यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, ये भी याद रखिएगा। यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो नीलगाय के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि एक हर राष्ट्रीय उद्यान की एक विशेषता है, तो उसके लिए वो पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में कई पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे भूईमांड गुफा है, राजगढ़ी गिद्दा पहाड़ है। गिद्दा पहाड़ का ये पूछा गया है प्रश्न में, गिद्दा पहाड़ किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है, तो वह है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। बरचर बांध है, टोंगा मंदिर, रामदाह कुंड, कन्हैयादाह जलप्रपात, ये काफ़ी कई पर्यटन स्थल हैं, तो इन सबको याद रखिएगा। इसी राष्ट्रीय उद्यान में मड़वास के समीप भरथरी वन क्षेत्र में सफ़ेद बाघ मोहन को 28 मई 1951 में रीवा के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था। प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहले सफ़ेद बाघ मोहन को कब पकड़ा गया था, यह प्रश्न पूछा गया था 28 मई 1951 को। किसके द्वारा पकड़ा गया था, तो रीवा के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह के द्वारा। यह पूछा गया था कि जो सफ़ेद मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ का नाम क्या था, पहले सफ़ेद बाघ का नाम क्या था, तो उसका नाम था मोहन। ये पॉइंट याद रखिएगा। कहाँ से पकड़ा गया था, तो ये मड़वास के समीप भरथरी वन क्षेत्र, भरथरी वन क्षेत्र है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में, उसी के पास से मोहन बाघ को पकड़ा गया था। सोन नदी की सहायक नदी बनास नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, बनास नदी एक राजस्थान में भी प्रवाहित होती है, जो कि चंबल की सहायक नदी है, लेकिन ये वो नहीं है, यह सोन नदी की सहायक नदी है बनास नदी। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने जैसा कि पिछले बताया था अभी पीछे, नदियाँ हर राष्ट्रीय उद्यान की महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है नदियों को, कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है, संजय राष्ट्रीय उद्यान द्वारा का कुछ भाग छत्तीसगढ़ में लगता है, जहाँ इसका जैसे ही छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, तो जैसे ही इसका भी डिवीज़न हुआ था संजय राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल के हिसाब से, तो छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा था, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया था संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान को। मध्य प्रदेश में इसे कहा जाता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो छत्तीसगढ़ वाला भाग है, जो छत्तीसगढ़ शासन के अधीन आता है, उसने इसका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान को। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम बाकी के राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, थैंक यू आपके लिए।
अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमें अन्य सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा पेज हैं हमारे, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी कर लीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, यही मेरी विनती है आपसे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी हेल्प तो आपकी भी बनती है। इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।